पहला दिन तो कमलाचरण ने किसी प्रकार छात्रालय में काटा। प्रातः से सायंकाल तक सोए किए। दूसरे दिन ध्यान आया कि आज नवाब साहब और तीखे मिर्जा के बटेरों में बड़ा जोड़ है। कैसे कैसे मस्त पट्टे हैं, आज उनकी पकड़ देखने के योग्य होगी। सारा नगर फट पड़े तो आश्चर्य नहीं। क्या दिल लगी है कि नगर के लोग तो आनंद उड़ाएं और मैं पड़ा रहूं। यह सोचते सोचते उठा और बात की बात में अखाड़े में था। यहाँ आज बड़ी भीड़ थी। एक मेला सा लगा हुआ था। भिश्ती छिड़काव कर रहे थे। सिगरेट खेमचे वाले और तंबोली सब अपनी अपनी दुकानें लगाए बैठे थे। नगर के मंचले युवक अपने हाथों में बटेर लिए या मखमली अड्डों पर बुलबुलों को बैठाए मटर गश्ती कर रहे थे। कमलाचरण के मित्रों की यहाँ क्या कमी थी। लोग उन्हें खाली हाथ देखते तो पूछते, अरे राजा साहब आज खाली हाथ कैसे। इतने में मियाँ सैयद अजीज हमीद आदि नशे में चूर सिगरेट के धुएं भक्का भक उड़ाते हुए देख पड़े। कमलाचरण को देखते ही सब के सब सरपट दौड़े और उससे लिपट गए। मजीद बोले, अब तुम कहाँ गायब हो गए थे यार। कुरान की कसम मकान के सैकड़ों चक्कर लगाए होंगे। राम सेवक बोला, आजकल आनंद की रातें हैं भाई, आंखें नहीं देखते हो, नशा सा चढ़ा हुआ है। चंदूलाल ने बोला, चैन कर रहा है पट्टा। जब से सुंदरी घर में आई उसने बाजार की सूरत तक नहीं देखी। जब देखिए घर में घुसा रहता है। खूब चैन कर ले यार। कमला बोला, चैन क्या खा करूं, यहाँ तो कैद में फंस गया। 3 दिन से बोर्डिंग में पड़ा हुआ हूँ। मजीद ने कहा, अरे खुदा की कसम। कमला बोला, सच कहता हूँ, परसों से मिट्टी पलीद हो रही है। आज सबकी आंख बचाकर निकल भागा। राम सेवक बोला, खूब उड़े। वह मुचंदर सुपरिटेंडेंट झल्ला रहा होगा। कमला बोला, यह मार्के का जोड़ छोड़कर किताबों में सुर कौन लगाता। सैयद ने कहा, यार आज उड़ाए तो क्या, सच तो यह है कि तुम्हारा वहाँ रहना आफत है। रोज़ तो ना आ सकोगे और यहाँ आए दिन नई सैर नई नई बहारें। कल लाला डिग्गी पर, परसों पेट पर, नसों बूढ़ों पर मेला। यहाँ तक गिनाऊं, तुम्हारा जाना बुरा हुआ। कमला ने कहा, कल की कटाव तो मैं जरूर देखूंगा, चाहे इधर की दुनिया उधर हो जाए। सैयद ने कहा, और बेड़ों का मेला न देखोगे तो कुछ ना देखा। 30 पहर कमलाचरण मित्रों से विदा होकर उदास मन से छात्रालय की ओर चला। मन में एक चोर सा बैठा हुआ था। द्वार पर पहुंचकर झांकने लगा कि सुपरिटेंडेंट साहब ना हो तो लपक कर कमरे में पहुंचूं तो यह देखता है कि वह भी बाहर की ओर आ रहे हैं। चित्त की भांति दृढ़ करके भीतर बैठा। सुपरिटेंडेंट साहब ने पूछा, अब तक कहाँ थे। वह बोला, एक काम से बाजार गया था। सुपरिटेंडेंट साहब ने फिर से कहा, यह बाजार जाने का समय नहीं है। कमला बोला, मुझे ज्ञात नहीं था, अब ध्यान रखूंगा। रात्रि को जब कमला चारपाई पर लेटा तो सोचने लगा, यार आज तो बच गया, पर उत्तम तभी हो कि कल बचूं और परसों भी महाशय की आंख में धूल डालूं। कल का दृश्य बहुत प्रदर्शनीय होगा। पतंग आकाश में बातें करेंगे और लंबे लंबे पैंच होंगे। यह ध्यान करते करते सो गया। दूसरे दिन प्रातःकाल छात्रालय से निकल भागा। शूद्रगण सुहृदयगण लाल डिग्गी पर उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। देखते ही गदगद हो गए और पीठ ठोकी। कमलाचरण कुछ देर तक तो कटाव देखता रहा। फिर शौक चल रहा है कि क्यों ना मैं भी अपने कनकौए मंगाऊं और अपने हाथों की सफाई दिखाऊं। सैयद ने भड़काया, बद बद कर लड़ाओ और रुपए हम देंगे। चट घर पर आदमी दौड़ा दिया। पूरा विश्वास था कि अपने मांझे से सबको परास्त कर दूंगा, परंतु जब आदमी घर से खाली हाथ आया तो उसकी देह में आग सी लग गई। हंटर लेकर दौड़ा और घर पहुंचते ही कहारों को एक ओर से सटर सटर पीटना आरंभ कर दिया। बेचारे बैठे हुक्का तंबाकू कर रहे थे। निरपराध अचानक हंटर पड़े तो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। सारे मोहल्ले में एक कोलाहल मच गया। किसी को समझ ही में न आया कि हमारा क्या दोष है। वहाँ कहारों का भली भांति सत्कार करके कमलाचरण अपने कमरे में पहुंचा, परंतु वहाँ की दुर्दशा देखकर क्रोध और भी प्रज्वलित हो गया। पतंग फटे हुए थे, चरखियाँ टूट
टूटी हुई थी, मांझी लच्छियां उलझ पड़ी थीं, मानो किसी आपत्ति ने यवन योद्धाओं का सत्यानाश कर दिया। समझ गया कि अवश्य यह माता जी की करतूत है। क्रोध में लाल माता के पास गया और उच्च स्वर में बोला, क्या माँ, तुम सचमुच मेरे प्राण ही लेकर मानोगे? 3 दिन हुए कारावास में भिजवा दिया, पर इतने पर भी चित्त को संतोष न हुआ। मेरे विनोद की सामग्रियों को नष्ट कर डाला क्यों? प्रेमवती ने विस्मय भाव से कहा, मैंने तुम्हारी कोई चीज नहीं छुई, क्या हुआ? कमला बिगड़ कर बोला, और झूठों के मुंह में कीड़े पड़े। तुमने मेरी वस्तुएं नहीं छुई तो किसको साहस है कि जो मेरे कमरे में जाकर मेरे कनकौए और चरखियां सब तोड़ फोड़ कर दे? क्या इतना भी नहीं देखा जाता? प्रेमवती ने कहा, ईश्वर साक्षी है, मैंने तुम्हारे कमरे में पाँव भी नहीं रखा। चलो देखो कौन कौन चीज़ें टूटी हैं। कहकर प्रेमवती तो इस कमरे की ओर चली और कमला क्रोध से भरा आंगन में खड़ा रहा कि इतने में महात्मी विरजन के कमरे से निकली और उसके हाथ में एक चिट्ठी लेकर चली गई। लिखा हुआ था, अपराध मैंने किया है, अपराध मैं हूँ, जो दंड चाहे दीजिए। यह पत्र देखती ही कमला भीगी बिल्ली बन गया और डरे पांव बैठक की ओर चला। प्रेमवती पर्दे की आड़ से सशक्ति हुए नौकरों को डांट रही थी। कमलाचरण ने उसे मना किया और उसी क्षण कुछ और कनकौए जो बचे हुए थे स्वयं फाड़ डाले, चरखियां टुकड़े टुकड़े कर डाली और डोर में दिया सलाई लगा दी। माता के ध्यान में नहीं आता था कि क्या बात है, कहा तो अभी अभी इन्हीं वस्तुओं के लिए संसार से पर उठा लिया था और कहाँ आप ही उसका शत्रु हो गया। समझी शायद क्रोध से ऐसा कर रहा हो। मनाने लगी, पर कमला की आकृति में क्रोध तनक भी प्रकट न होता था। स्थिरता से बोला, क्रोध में नहीं हूँ, आज से दृढ़ प्रतिज्ञा करता हूँ कि पतंग कभी न उड़ाऊंगा। मेरी मूर्खता थी, इन वस्तुओं के लिए आपसे झगड़ बैठा। जब कमलाचरण कमरे में अकेला रह गया तो सोचने लगा, निस्संदेह मेरा पतंग उड़ाना उन्हें नापसंद है, इससे हार्दिक घृणा है, नहीं तो मुझ पर यह अत्याचार कदापि ना करती। यदि एक बार उनसे भेंट हो जाती तो पूछता कि तुम्हारी क्या इच्छा है, पर कैसे मुँह दिखाऊं? एक तो महामूर्ख इस पर कई बार अपनी मूर्खता का परिचय दे चुका। सेंध वाली घटना की सूचना इन्हें अवश्य मिली होगी, उन्हें मुख दिखाने के योग्य नहीं रहा। अब तो यही उपाय है कि ना तो उनका मुख देखूं, ना अपना दिखाऊं, या किसी प्रकार कुछ विद्या सीखूं। हाय, इस सुंदरी ने कैसा स्वरूप पाया है, स्त्री नहीं अप्सरा जान पड़ती है। क्या अभी वह दिन भी होगा जबकि वह मुझसे प्रेम करेगी? क्या लाल लाल रसीले अधर हैं, पर मैं कठोर हृदय, दया तो उसे छू नहीं पाई। कहती है जो दंड दूं, यदि पा जाऊं तो हृदय से लगा लूं। अच्छा, तो अब आज से पढ़ना चाहिए। यह सोचते सोचते उठा और दरवा खोलकर कबूतरों को उड़ाने लगा। सैकड़ों जोड़े थे और एक से बढ़कर चढ़कर आकाश में तारे बन गए। बड़े तो दिन दिन भर उड़ने का नाम न लें। नगर के कबूतरबाज एक एक जोड़े पर गुलामी करने को तैयार थे, परंतु क्षण मात्र में सब के सब उड़ा दिए। जब दरबार खाली हो गया तो खारों को आज्ञा दी कि उसे उठा ले जाओ और आग में जला दो, छत्ता भी गिरा दो, नहीं तो सब कबूतर जाकर उस पर बैठेंगे। कबूतरों का काम समाप्त करके बटेरों और बुलबुलों की ओर चले और उनको भी कारागार से मुक्त कर दिया। बाहर तो यह चरित्र हो रहा था, भीतर प्रेमवती छाती पीट रही थी कि लड़का न जाने क्या करने को तत्पर हुआ है। और विरजन को बुलाकर कहा, बेटी, बच्चे को किसी प्रकार रोको, न जाने उसने मन में क्या ठानी है। यह कहकर रोने लगी। विरजन को भी संदेह हो रहा था कि अवश्य उनकी कुछ और नीयत है, नहीं तो यह क्रोध क्यों? यद्यपि कमला दुर्व्यसनी था, दुराचारी था, कुचरित्र था, परंतु इन सब दोषों के होते हुए भी उसमें एक बड़ा गुण भी था जिसका कोई स्त्री अवहेलना नहीं कर सकती थी। उसे व्रजरानी से सच्ची प्रीति थी और उसका गुण रीति से कई बार परिचय भी मिल गया था। यही कारण था जिससे विरजन को इतना गर्वशील बना दिया था। उसने कागज निकाला और यह पत्र बाहर भेजा। प्रियतम, यह कोप किस पर है? केवल इसलिए कि मैंने 2-3 कनकौए फाड़ डाले। यदि मुझे ज्ञात होता कि आप इतनी सी बात पर ऐसा क्रुद्ध हो जाएंगे तो कदापि उन पर हाथ न डालती।
पर अब तो अपराध हो गया, क्षमा कीजिए, यह पहला कसूर है आपकी व्रजरानी। कमलाचरण यह पत्र पाकर ऐसा प्रमोदित हुआ मानो सारे जगत की संपत्ति प्राप्त हो गई। उत्तर देने की इच्छा हुई पर लेखनी ही नहीं उठती थी, न प्रशस्ति मिलती थी, न प्रतिष्ठा, न आरंभ का विचार आता, न समाप्ति का। बहुत चाहते हैं कि भावपूर्ण लहलहाता हुआ पत्र लिखूं, पर बुद्धि तनिक भी नहीं दौड़ती। आज प्रथम बार कमलाचरण को अपनी मूर्खता और निरक्षरता पर रोना आया। शोक, मैं एक सीधा सा पत्र भी नहीं लिख सकता, इस विचार से वह रोने लगा और घर के द्वार सब बंद कर लिए कि कोई देख न ले। तीसरे पहर जब मुंशी जी श्यामाचरण घर आए तो सबसे पहली वस्तु जो उन्हें दृष्टि में पड़ी वह आग का अलाव था। विस्मित होकर नौकरों से पूछा, यह अलाव कैसा? नौकरों ने उत्तर दिया, सरकार, दरबार जल चुका है। मुंशी जी भड़क कर बोले, इसे क्यों जलाते हो? अब कबूतर कहाँ रहेंगे? कहार बोले, छोटे बाबू की आज्ञा है कि सब दरबे जला दो। मुंशी जी बोले, कबूतर कहाँ जाएंगे? कहार बोले, सब उड़ा दिए, एक भी नहीं रखा, कन कौए सब फाड़ डाले, डोर जला दी, बड़ा नुकसान किया। कहारों ने अपनी समझ में मारपीट का बदला लिया। बेचारे समझे कि मुंशी जी इस नुकसान के लिए कमलाचरण को बुरा भला कहेंगे, परंतु मुंशी जी ने यह समाचार सुना तो भौचक्के से रह गए। उन्हीं जानवरों पर कमलाचरण प्राण देता था, आज अकस्मात क्या काया पलट हो गई। अवश्य कुछ भेद है। कहार से कहा, बच्चे को भेज दो। 1 मिनट में कहार ने आकर कहा, हुजूर, दरवाजा भीतर से बंद है, बहुत खटखटाया आया, बोलते ही नहीं। इतना सुनना था कि मुंशी जी का हृदय शुष्क हो गया। झट संदेह हुआ कि बच्ची ने विष खा लिया। आज एक जहर खिलाने के मुकदमे का फैसला किया था। नंगे पांव दौड़े और बंद कमरे के किवाड़ पर बलपूर्वक लात मारी और कहा, बच्चा बच्चा। यह कहते कहते गला रुंध गया। कमलाचरण पिता की वाणी पहचान कर झट उठा और अपने आंसू पोंछकर किवाड़ खोल दिए, परंतु उसे कितना आश्चर्य हुआ जब मुंशी जी ने धिक्कार फटकार के बदले उसे हृदय से लगा लिया और व्याकुल होकर पूछा, बच्चा, तुम्हें मेरे सिर की कसम बता दो, तुमने कुछ खा तो नहीं लिया? कमलाचरण ने इस प्रश्न का अर्थ समझने के लिए मुंशी जी की ओर आंखें उठाई तो उनमें जल भरा था। मुंशी जी को पूरा विश्वास हो गया कि अवश्य विपत्ति का सामना हुआ है। एक कहार से कहा, डॉक्टर साहब को बुला ला, कहना अभी चलिए। अब जाकर दुर्बुद्धि कमलाचरण के पिता की इस घबराहट का अर्थ समझ में आया। दौड़कर उसने लिपट गया और बोला, आपको भ्रम हुआ है, आपके सिर की कसम मैं बहुत अच्छी तरह हूँ, परंतु डिप्टी साहब की बुद्धि स्थिर न थी। समझे यह मुझे रोककर विलम्ब करना चाहता है। विनयित भाव से बोला, बच्चा, ईश्वर के लिए मुझे छोड़ दो, मैं संदूक से एक औषधि ले आऊँ। मैं क्या जानता था कि तुम इस नियत से छात्रालय में जा रहे हो? कमलाचरण बोला, ईश्वर साक्षी से कहता हूँ, मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। मैं ऐसा लज्जावान होता तो इतना मूर्ख क्यों बना रहता? आप व्यर्थ ही डॉक्टर साहब को बुला रहे हैं। मुंशी जी बोले, तो किवाड़ बंद कर क्या करते थे? कमलाचरण बोला, भीतर से एक पत्र आया था, उत्तर लिख रहा था। मुंशी जी बोले, और यह कबूतर वगैरह क्यों उड़ा दिए? कमला बोला, इसलिए कि निश्चितता पूर्वक पढ़ूं। इन्हीं बखेड़ों में समय नष्ट होता था, आज मैंने इनका अंत कर दिया। अब आप देखेंगे कि मैं पढ़ने में कैसा जी लगाता हूँ। अब जाके डिप्टी साहब की बुद्धि ठिकाने लगी। भीतर जाकर प्रेमवती से समाचार पूछा तो उसने सारी रामायण कह सुनाई। उन्होंने जब सुना कि विरजन ने क्रोध में आकर कमला के कनकौए फाड़ डाले और चरखियां तोड़ डाली तो हंस पड़े और कमलाचरण के विनोद के सर्वनाश का भेद समझ में आ गया। बोले, जान पड़ता है कि बहू इन लाला जी को सीधा करके छोड़ेगी।